हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एग्जाम मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी के तिथि की घोषणा हो चुकी है। बिहार पीसीएस की परीक्षा जल्द ही होने वाली है। तो इसी तिथि की घोषणा के साथ एग्जाम मंत्रा की पूरी टीम एक बीपीएससी के रोड मैप के साथ आपके समक्ष उपस्थित है दोस्तों। और आप एक नए उम्मीद, एक नए हौसले के साथ हमारे टीम के साथ जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। दोस्तों, जैसा कि सरस्वती बीपीएससी के बारे में पहले ही अभिषेक सर और सुरेंद्र सर के द्वारा पॉलिटी और हिस्ट्री का रोड मैप बताया जा चुका है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक बार फिर से देखेंगे कि सरस्वती बीपीएससी में, जैसा कि हिस्ट्री के बारे में आपको पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से लगभग 30 से 35 प्रश्न, इसके बाद करेंट जहाँ से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिहार स्पेशल, इसके बाद साइंस जो पिछले कुछ वर्षों में काफी महत्वपूर्ण भूमिका में हो चुका है, जैसे कि यहाँ से लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें। तो ये जो हमारे चारों हैं, हिस्ट्री, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और साइंस, लगभग अगर हम क्वेश्चनों के प्रारूप में देखें तो 90 क्वेश्चन यहीं से हमारे हो जाते हैं। तो इस 90 क्वेश्चन आप समझ सकते होंगे कि ये पूरे हमारे बीपीएससी की सफलता में कितना महत्वपूर्ण भूमिका में है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने पूरी तरह से इन चीजों को कवर करने का निश्चय किया है, ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। दोस्तों, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस कुछ पिछले वर्षों में, जैसे कि मान लीजिए 66वीं बीपीएससी की बात करें, 66वीं बीपीएससी में लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिले थे। वैसे ही 65वीं बीपीएससी लगभग 30 प्रश्न, अगर पिछले और 2 वर्षों में जाते हैं तो 64वीं में 20 क्वेश्चन, और वही 63वीं में भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन देखने को हमें मिला। इससे पता चलता है कि साइंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है बिहार पीसीएस एग्जाम में। तो अगर हम सिर्फ साइंस की बात करें तो साइंस को भी 3 पार्ट में देखा जाएगा, बांट करके। साइंस जिसमें 3 पार्ट हुए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो ये तीन जहां से लगभग 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इसमें भी अगर हम पिछले वर्षों के क्वेश्चन को देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि केमिस्ट्री की भूमिका और बायो की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। लगभग ये अगर मान लीजिए 30 क्वेश्चन है तो 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से, और 10-12 क्वेश्चन यहाँ से, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसी क्रम में जो ये बायोलॉजी है, ये सेक्शन जो है मैं पूरा इसको पढ़ाऊंगी आपको। और फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो ये दोनों प्रमोद सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जो कि ऑलरेडी पीसीएस में सिलेक्टेड है। तो उनके अनुभव का लाभ भी आप सभी दोस्तों को मिलेगा। तो इस यहाँ से हम अब बात करेंगे बायो के लिए कि बायो का सिलेबस क्या है। बायो जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बायो में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम कोई भी सब्जेक्ट तैयार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि जो भी हमें पढ़ना होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होता है। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो भटकाव बहुत ज्यादा होता है। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्जाम के लिए उसका सिलेबस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बायोलॉजी के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले जीवों का, इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारा सिलेबस है, जीवों का वर्गीकरण, कोशिका, मानव शरीर के तंत्र। अब ये मानव शरीर के तंत्र एक लाइन में दिया हुआ है दोस्तों, लेकिन मानव शरीर के जो तंत्र है वह उसमें कहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं। जैसे मानव शरीर के तंत्र में अगर हम बात करें तो
पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र और रक्त परिसंचरण तंत्र। ये सारी चीजें हमें मानव शरीर के तंत्र में देखने को मिलेंगी और ये सारी चीजें कवर करने के बाद ही इस चीज को हम इन यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को हम देख पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ, तो पोषक पदार्थों में दो भाग हो सकते हैं दोस्तों। एक होता है कार्बनिक पोषक पदार्थ, कार्बनिक पोषक पदार्थ, और दूसरा है अकार्बनिक पोषक पदार्थ। तो इनको भी बांट करके एक होता है कि कार्बनिक पोषक पदार्थों में जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आते हैं और अकार्बनिक में जल और लवण आते हैं। इसके बाद हम देखेंगे पोषक पदार्थ हो गया, फिर पोषण। पोषण क्या है? इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जिसके बारे में जैसे कि मानव रोग, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं। और अगर मानव रोग की बात की जाए तो इसमें जैसे कि आनुवंशिक रोग होंगे, जन्मजात आनुवंशिक रोग, गैर आनुवंशिक जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से, तो इन सभी का जो वर्णन होगा ये मानव रोग के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद जो है कि आता है इसी में वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान जिसमें हम पादप रोग, पादप हार्मोन, इन चीजों के बारे में देखेंगे। और फिर आता है विविध, जो बचा खुचा भाग रहेगा, जो छूटा रहेगा, वो हम विविध के तहत यहाँ पूरा करेंगे। तो ये हमारा पूरा रोड मैप है बायोलॉजी के लिए। तो बायोलॉजी के ये चैप्टर महत्वपूर्ण है जहां से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। और इसमें भी अगर हम देखें तो जो मानव शरीर के तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र हुआ, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, इनसे और जो है कि मानव रोग, यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें जब हमारी क्लासेस जो कि 14 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो इसमें इन चीजों की विस्तृत व्याख्या की जाएगी और बहुत ही बेहतर और सरल तरीके से आप समझ इन चीजों को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपको जो एग्जाम आने वाला है कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो कि हल करने में समस्या हो। तो आप अगर एक बेहतर चाहते हैं कि साइंस की तैयारी एक बेहतर ढंग से हो, तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सारे सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर ढंग से समझिए और अपनी जो सफलता है उसको सुनिश्चित कीजिए। दोस्तों, ये हुआ हमारा सिलेबस। तो सिलेबस तो हमने जान लिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिलेबस के साथ ये भी जानना जरूरी है कि ये चीजें हैं तो हम इसको पढ़े कैसे। सबसे बड़ी बात होती है तैयारी कैसे करें। तो तैयारी कैसे करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात है तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए, क्योंकि हमारी एक पूरी बेहतर टीम है जो आपको एक बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन देगी। दूसरी बात, क्या पढ़ें, क्या पढ़ें। तो जितने भी सब्जेक्ट होंगे आपको सभी सब्जेक्ट का एक रोड मैप बताया जाएगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा। जैसा कि अगर हम बायो की बात करें तो ये जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस होंगी। अब क्या पढ़ें ये तो हो गया, ये हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। और अब अगर आपको ये बताएं कि अगर कहा जाए कि बुक, तो कौन सी बुक, तो बुक के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी दोस्तों कि एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे क्लासेस से एक भी क्वेश्चन 99% क्वेश्चन आपको हमारी क्लासेस से मिलेंगे। आपको क्लासेस के साथ पीडीएफ भी उपलब्ध कराई जाएगी, पीडीएफ। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन रहता है जो क्लास में छूट गया है और नहीं बताया गया है, तो वो चीजें आपको हमारे पीडीएफ के माध्यम से और जो पढ़ाया जाएगा वो सारा हम पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा ये दोनों चीज हो गई हमारी क्लासेस प्लस पीडीएफ। इसके अलावा दोस्तों आपसे बस एक रिक्वेस्ट रहेगी, घटना चक्र जो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं
वो बहुत ही उपयोगी होते हैं ये समझने के लिए कि हमारा अब तक का ट्रेंड कैसा रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन और कहाँ कहाँ से आते हैं। दूसरी बात ये होती है कि जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं अगर वो रिपीट होते हैं तो वो किसी भी रूप में हमसे गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर हमारे रिपीटेड क्वेश्चन गलत होते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो है परीक्षा में बाहर होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो हमारी क्लासेस, पीडीएफ और घटना चक्र ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। पूरे जो कि एग्जाम होंगे उनके क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। बावजूद इसके अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई बुक होनी ही चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें। एनसीईआरटी जो कि 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं ये होगी एनसीईआरटी। और अगर आप इसको भी नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बुक लूसेंट साइंस, जो स्पेशल साइंस की बुक आती है लूसेंट की, आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो चीजें हैं कहीं ना कहीं वो सारी चीजें यहाँ मिल जाती हैं, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। बाकी हमने आपसे कहा कि अगर मान लीजिए आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ हमारी क्लास से ही आपको जो है 99% बायोलॉजी के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर हम अब बात करें कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, जैसे कोशिका हुआ, कोशिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ टफ करके नहीं पूछा जाता है। जैसे होता है कोशिका की, मान लीजिए क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की, कोशिका की खोज किसने की। अब ये देखिए इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। अब इसमें एक तो बात होती है कि कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में, कोशिका की खोज 1665 में एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन दोस्तों जो ये रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने जो कोशिका खोजी थी वो कैसी थी, तो एक मृत कोशिका थी। जबकि जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। तो जैसा अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है ऑप्शन में, कभी भी ये दोनों एक साथ नहीं होंगे। और कोशिका की खोज तो हम ज्यादा अगर प्रीफर करना होगा किसके करें, तो रॉबर्ट हुक। अगर जीवित शब्द दिया है तो ये होंगे ल्यूवेनहॉक। तो ये दोनों चीजें हमें पता होनी चाहिए। तीसरी, अगर मान लीजिए कोशिका से बात की जाती है तो कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो उनका नाम है स्लाइडेन और शॉन। स्लाइडेन एवं स्वान, ये वैज्ञानिक थे दोस्तों जिन्होंने, तो ये तीनों चीज अगर हमको याद रहेगी, अगर हम इसे बारे में बेहतर ढंग से जानते होंगे तो इस क्वेश्चन को करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद अगर कोशिका से, तो जैसे कि कोशिका के बारे में पूछा जाता है कि कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, तो ये चीजें हमें रटनी नहीं है। जैसे मान लीजिए कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है, अगर ये बातें पूछी जाती हैं तो बार बार हमको इसे रटना कि अंतः जो है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है, अंतःपद्रवी जालिका जो होती है, इसको क्या कहा जाता है, कंकाल तंत्र कहा जाता है। ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है, तो ये चीजें हमें रटनी नहीं है, बल्कि हम आपको ये समझाएंगे कि अगर मान लीजिए किसी को इसका द्वारपाल कहा जाता है, कोशिका का द्वारपाल कहा जा रहा है, कोशिका का द्वारपाल, तो ये रटना नहीं है कि हम जो सेल मेम्ब्रेन है वो जो है कि उसे जो है कोशिका का द्वारपाल कहा जाता है, बल्कि हम इसे आपको सब बेहतर ढंग से समझाएंगे कि क्यों कहा जाता है, ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, ये चीजें रटने की जरूरत ना पड़े, आप एक बेहतर समझ के साथ इसको समझे दोस्तों। इसलिए कोशिका से जो भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पे बेहतर ढंग से उसको समझाया जाएगा, रटाया नहीं दोस्तों, पढ़ाया जाएगा बेहतर ढंग से, ताकि आपकी एक बेहतर समझ हो।
इसके बाद जैसे कि बहुत ही एक जटिल टॉपिक माना जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, क्योंकि ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग होते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर हम क्रमबद्ध रूप से इसको पढ़ते हुए चलें कि मुख गुहा में किस चीज का पाचन होता है, अग्ना से अलग अलग बेहतर ढंग से इसको पढ़ लें तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम क्वेश्चन कहते हैं मुख गुहा में पाचन होता है, तो मुख गुहा में पाचन होता है, अगर ये पाचन हो रहा है, ठीक है, तो किस चीज का हो रहा है? अगर ऑप्शन में है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, इस तरह के कुछ ऑप्शन मान लीजिए आपके सामने आ जाते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसको रटा हुआ है तो कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये समझा, जैसे कि मान लीजिए आप जैसे ही आपने एक रोटी का टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में डाला तो पाचन की शुरुआत हमारे मुख गुहा से ही हो जाती है। लेकिन मुख गुहा में पाचन किसका होता है दोस्तों? तो मुख गुहा में पाचन कार्बोहाइड्रेट का होता है, क्योंकि मुख गुहा में जो लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उससे दो चीजें निकलती हैं। एक होता है लाइसोजाइम और दूसरा होता है टाइलिन। टाइलिन जो है कार्बोहाइड्रेट को, जो ये कार्बोहाइड्रेट है उसको सरल कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। और लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हुए कीटाणुओं को मारता है। तो दोस्तों इसे हम सिर्फ एक क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे कि मुख गुहा में किसका पाचन होता है, हमारे आहार नाल में किसका पाचन होता है और लीवर का क्या वर्क होता है। ये सब चीजों को अगर हम बेहतर ढंग से पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होगी। और इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से पाचन तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र में जैसे पूछा जाता है कि हाँ कौन सी हड्डी बड़ी हुई होती है, कौन सी सबसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो इन चीजों के बारे में हम एक साथ पूरे चीजों को बताएंगे, सारी हड्डियों को, कितनी हड्डियां हैं, कैसे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए यकृत में किस विटामिन का संचय होता है, किस विटामिन का संचय होता है। तो यकृत में दोस्तों दो विटामिन ऐसे होते हैं जिनका संचय होता है। जैसे होता है विटामिन ए और विटामिन डी। इन दोनों का अल्प मात्रा में संचय होता है। तो हमें केवल ये नहीं रटना है कि विटामिन ए का संचय होता है, जबकि अल्प मात्रा में विटामिन ए और विटामिन डी। और जब हम पाचन तंत्र की बात करेंगे तो लीवर के बारे में आपको पूरी तरह से ये समझाने का प्रयास करेंगे कि लीवर में जो है कि लीवर पाचन में कैसे सहायता करता है, उसमें पित्त रस कहाँ बनता है, संचित कैसे होता है, और जो है कि पाचन में इसकी क्या भूमिका होती है। अन्य चीजों को समझेंगे ताकि यहाँ से आने वाला कोई क्वेश्चन आपको परेशान ना करे। तो एक बेहतर प्रयास रहेगा आपको जो भी जितनी जटिल चीजें हैं बहुत ही सरल से सरलतम करके समझाने के लिए। तो एक बार हमारी टीम के साथ जुड़े और हमारे प्रयास को आगे बढ़ाएं दोस्तों। तो अगर आप हमारे से जुड़ते हैं तो हमें पूरी उम्मीद है कि आपको निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम एक बेहतर प्रयास करेंगे और बेहतर ढंग से हर चीज को सरलतम बनाते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो एक बार आपका प्यार और विश्वास की उम्मीद करते हैं। थैंक यू।